Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के भारती, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आप लोगों को 9 अप्रैल को एक मेजर टेस्ट, फोर्थ टेस्ट हुआ था और एआईटीएस के लिए। तो एआईटीएस का फोर्थ मेजर टेस्ट में जो 9 अप्रैल का हुआ है, उसमें जितना भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन तमाम क्वेश्चंस का एक बहुत ही इजी वे में एक सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें है कुछ टेक्निकल ऐसे क्वेश्चंस जिसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने के बाद। तो चलिए सिखाते हैं आप लोगों को कि किसी भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में जहां कुछ डिफिकल्टी होने की संभावना है, वो डिफिकल्टी आपको फील नहीं हो। इसी को देखते हुए हम आज शुरू करते हैं एआईटीएस मेजर टेस्ट 4 का इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन। आपके पास जो ये क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 153 से शुरू होता है इनऑर्गेनिक का। 153 उसमें पूछता है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स। आपको बता दें कि अल्कली मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और जहां तक मेल्टिंग पॉइंट के रिलेशन है, उसमें लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगा वो, और लैटिस एनर्जी मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। और आप जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल में ओनली 1 होता है, तो उससे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता है, इसलिए उसका लैटिस एनर्जी बहुत कम होगा, और इसलिए अल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन साइज जब बढ़ेगा तो उसकी लैटिस एनर्जी घटेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। बस इसी ट्रेंड को जो पीरियोडिसिटी में आप लोगों को बताया गया होगा, ध्यान में रखिए और सही ऑप्शन कौन है पहचानिए। जिसका साइज छोटा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, तो स्वाभाविक है लैटिस एनर्जी घटेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाएगा, और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 153 का सही ऑप्शन है थर्ड। इसका सही ऑप्शन थर्ड। आपके पास जो सॉल्यूशन की दिया गया होगा, आंसर की, उसमें आपको मिला होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो इनऑर्गेनिक का है, और वो है क्वेश्चन नंबर 155। 155 में सल्फर के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट। तो आपको देखना है कि सल्फर के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। इनकरेक्ट, तो ध्यान रखना होगा कि सल्फर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन होता है। इनकरेक्ट अपने आप पहचान जाएंगे। रोम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल फॉर्म देन मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर है, और वो बहुत ही कॉमन सल्फर होता है, और कॉमन वही होता है जो मोर स्टेबल होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहचानना है इनकरेक्ट। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 369 केल्विन। 369 केल्विन का मतलब है कि 96 डिग्री सेल्सियस। और ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर का वो टेम्परेचर होता है जहां पर अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर को एग्जिस्ट करता है, और उसी टेम्परेचर से अल्फा सल्फर जो रोम्बिक सल्फर है स्टार्ट हो जाता है टू चेंज इनटू बीटा सल्फर। तो बीटा सल्फर में चेंज होना जिस टेम्परेचर से शुरू करता है, वहां पर दोनों के को एग्जिस्टेंस होने की संभावना है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, एंड दैट इज 96 डिग्री सेल्सियस, और वो केल्विन में है 369 केल्विन। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपको पहचानना है गलत कौन, गलत पर ध्यान रखना है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर जो 1000 केल्विन है, S8 इज द डोमिनेंट स्पीसीज। अभी अभी आपको बताया गया जस्ट ऊपर में कि 96 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो जाता है, मतलब 369 केल्विन से शुरू हो जाता है बीटा सल्फर में कन्वर्जन। तो अल्फा सल्फर
बीटा सल्फर में चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा, समझ जाइए वो अनस्टेबल की ओर चला जाता है। स्टेबल है अल्फा सल्फर। तो S8 अल्फा सल्फर जो डोमिनेंट होता है बिलो द टेम्परेचर ऑफ 96 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि सी ऑप्शन जो है वो सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि 1000 केल्विन पर S8 डोमिनेंट हो ही नहीं सकता है। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर डी में, इन साइक्लो S6 जो बीटा सल्फर के रूप में माना जाता है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि द रिंग एडॉप्ट्स साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म। और जब ऑर्गेनिक पढ़े होंगे आप लोग साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, तो साइक्लो S6 का स्ट्रक्चर जस्ट साइक्लोहेक्सेन की तरह होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहचानना है गलत कौन। तो एक तो सी गलत हो गया। अब चलिए H2 इज डायमैग्नेटिक। H2 वेपर फेज ऑफ सल्फर इज H2 and H2 is paramagnetic just like O2 due to unpaired electron in anti-bonding pi orbital। आपने पढ़ा होगा MOT, और MOT में O2 का कन्फिगरेशन देखा होगा। तो वो जो 15th और 16th इलेक्ट्रॉन है ना, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में। इसलिए O2 गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है, और जब वो वेपर फेज में आ जाता है ना, तो वही सल्फर H2 के फॉर्म में आ जाता है, और H2 इज पैरामैग्नेटिक जस्ट लाइक O2। शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ NCERT में, ये बहुत अच्छा लैंग्वेज क्लियर करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि H2 इज डायमैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो गलत आंसर कौन हो गया? सी और E। और सी और E आंसर कहां है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये 155 का क्वेश्चन नंबर, जिसका सही आंसर है 1, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी और ई में है। चलिए आपको बताते हैं 156 का क्वेश्चन। 156 में कहा जाता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रेट्स इज। हाइड्रेट्स का मतलब है वाटर एब्जॉर्बर। आपको पता है हाइड्रेशन ऑफ आयन या हाइड्रेशन ऑफ आयन के बाद अगर आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा होगा, तो शायद याद होगा कि जब किसी आयन का साइज छोटा होता है ना, तो उसमें वाटर जो है एक्वस मीडियम में वाटर, तो वाटर जो है वो पोलर है। तो वाटर अगर पोलर है H2O के रूप में, तो आपको पता है कि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस उसका दूर होता चला जाता है, और दूर होने से इस पोलर सॉल्वेंट को इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी घटती चली जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस दूर पड़ गया। उसे कहते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। अगर मान लीजिए यहां पर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, कुछ भी रहे, तो ये साइज तो बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा होने से न्यूक्लियस दूर हो जाएगा, तो न्यूक्लियस सबसे नजदीक है मैग्नीशियम आयन में, और इस आयन का इस डायपोल से इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो ये कहलाता है आयन डायपोल इंटरेक्शन। और आयन डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन भी बढ़ता चला जाएगा। यही कारण है कि 156 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मैग्नीशियम का साइज छोटा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो साइज में अगर छोटा होता हो तो आयन डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा उस हाइलाइट का, तो हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा होगा किसमें? जिसका साइज छोटा हो। तो ये है इसको सही तरीके से पहचानने का एक टेक्निक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 को देखिए। ये था 156 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157 में दो फिगर दिया हुआ है। एक कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और उस मॉलिक्यूल के बीच न्यूक्लियर डिस्टेंस 370 पिकोमीटर, और उस मॉलिक्यूल में 228 पिकोमीटर। अब आपको पता है
कि मॉलिक्यूल है तो कोवैलेंट है वो, और दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन है तो वॉन डर वाल्स फोर्स है वो। तो जब आप लोग रेडियस के बारे में कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे पीरियोडिसिटी में, तो सुना होगा कि कोवैलेंट रेडियस जो है वो सबसे छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? तो क्रिस्टल रेडियस के कंपैरिजन में। क्रिस्टल यानी कि ये है कोवैलेंट रेडियस, ये है क्रिस्टल रेडियस, और ये है वॉन डर वाल्स रेडियस। रहेगा दोनों अलग अलग, इंटरेक्शन दोनों के बीच होगा। तो स्वाभाविक है कि ये रेडियस जब निकालेंगे इसका हाफ कर देंगे, तो d/2 रेडियस हो गया। ये कोवैलेंट का है, ये है क्रिस्टल का, और ये है वॉन डर वाल्स का। तो ये डिस्टेंस बाई 2। बस इसी को ध्यान में रखिए और सही ऑप्शन को पहचानिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 370 का हाफ 185 और 228 का हाफ 114। अब देखिए, पहले पहचाना वॉन डर वाल्स रेडियस को, फिर पहचाना कोवैलेंट रेडियस को। तो वॉन डर वाल्स रेडियस आ गया 185। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ही है 114, जो सही आंसर दिख रहा है दोनों के माध्यम से। तो इस तरीके से आप लोगों को एनालाइज करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। और क्वेश्चन नंबर 158 में ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आता है। अब आपको मालूम है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप हमसे सीखने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक का पार्ट। लेकिन इत्तेफाक से इनऑर्गेनिक में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। यानी कि यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनिक वाले भी सर भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे और हम भी दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ गया। तो चलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के व्यू से इसको सही स्टेटमेंट के रूप में पहचानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी इज। पहला स्टेटमेंट देखिए, सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर वो मिक्सचर है जो डेक्स्ट्रो और लेवो का मिक्सचर कहलाता है, और उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं और उस आइसोलेशन को रिजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 को देखिए, बी को देखिए, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल मस्ट हैव डायसिमेट्री। यानी कि यहां पर आप लोगों को यह कहा जाता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें नहीं हो डायसिमेट्रिक कहलाता है वो, और इसलिए स्टेटमेंट नंबर बी भी बिल्कुल सही है। मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मेजो यानी कि डायस्ट्रियोमर्स, और वो ऑप्शन नंबर डी में भी है, सी और डी दोनों। इसका मतलब ये है कि सारे स्टेटमेंट्स आपका बिल्कुल सही है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए एक 159 क्वेश्चन नंबर 159। Among the following gases, the maximum amount absorbed by 1 gram charcoal is। आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री बताया गया होगा, उसमें एड्जॉर्प्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया होगा। चारकोल, कोक, एक्टिव चारकोल, ये बहुत बेहतर एड्जॉर्बेंट होता है, और इस एड्जॉर्बेंट के चारकोल पर अगर एड्जॉर्प्शन की बात करें तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा, उसका एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। यानी आपको देखना है कि मॉलिक्यूलर मास इसमें सबसे ज्यादा किसका है, और वो है ऑप्शन नंबर 1। सही पहचाना आपने, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए 160 क्वेश्चन नंबर 160। ऑक्सीडेंट एमंग द फॉलोइंग आयंस इज। ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट
जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में, तो सुना होगा एक छोटा सा पॉइंट कि जब कभी कोई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता हो तो लोअर स्टेट वाला जो कंपाउंड होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और हायर स्टेट वाला जो कंपाउंड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहां पर इत्तेफाक से आपको आंसर क्लियर कर दिया गया। एक यूरोपियम है, लैंथेनॉइड्स का एक मेंबर। तो लैंथेनॉइड सीरीज में इत्तेफाक से दोनों एलिमेंट दिया हुआ है। इसमें देखना है यूरोपियम +2 स्टेट, जबकि आपको पता है कि जितने भी एफ ब्लॉक मेंबर्स हैं, यानी कि लैंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स, उसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। और जब यहां +2 आ गया तो स्वाभाविक है कि +2 जो है वो लोअर में चला गया, और लोअर कभी ऑक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। हाँ, एक है यहां पर ऑप्शन नंबर 3 में हाइयर, और अभी अभी हमने कहा था कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो भी कंपाउंड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा ना, क्वेश्चंस के आंसर को पहचाना बहुत आसान हो जाता है। इनऑर्गेनिक रटने की चीज नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखने की चीज है। आप लोगों को ये बात समझना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर कौन हो सकता है। 162 प्योरली MOT का कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए 4 ऑप्शन यहां दिया हुआ है और 4 तरह का लिस्ट भी दिया हुआ है। लिस्ट में N2 और N2+ जो ये चेंजिंग है, इस चेंजिंग को अगर आप देखिए तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 14, यानी कि अगर आप MOT जो क्वेश्चन नंबर 162 में है N2 के बारे में किया होगा तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर मिला होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 मिला होगा। 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और 10 - 4/2 6/2 मीन्स 3, इसलिए N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और एंटी बॉन्डिंग हो गए 3। अब देखिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर में जो ये आ गया है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और 14 इलेक्ट्रॉन तक। अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है टोटल तो p ऑर्बिटल का सबसे पहले फॉर्मेशन पाई बॉन्डिंग होता है। तो यहां पर हो गया पाई 2px 2 और पाई 2py 2। अब आएगा सिग्मा 2pz 2, सिग्मा 2pz 2। अब इसको देखिए आप, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 8 10 में से घट गया 2 और 2 4 और ये हो गया 3। लेकिन ये हो गया एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, इस तरह से। अब यहां से N2 पर एक प्लस है तो स्वाभाविक है कि ये सारे कन्फिगरेशन वही रहेंगे, रह जाएगा सिर्फ सिग्मा 2pz1। इसका मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक घट गया, यानी कि ये हो गया 9 - 4/2 तो 2.5। अब देखिए N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 है और N2+ में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। इसका 4 लिस्ट जो दिया हुआ लिस्ट 2 में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज चेंज्ड। यहां पर अनपेयर्ड है तो यहां पेयर्ड है, ये कहलाता है डायमैग्नेटिक और ये हो गया पैरामैग्नेटिक। यानी कि आप लोगों को ध्यान में रखना है
कि N2 के लिए, A वाले के लिए सही लिखा हुआ स्टेटमेंट S। तो A का S कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1 में और 2 में। अब इसी दोनों में इसको एक होगा। अब देखिए N2 पर एक माइनस है और N2 है, तो N2 पर माइनस, तो N2 पर माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, चला जाएगा ये एंटी बॉन्डिंग पाई में 1। अब क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 10, एंटी बॉन्डिंग हो गया 5, तो ये हो गया 2.5। ये N2 पर माइनस रहेगा तब, और N2 अभी अभी देखा कि N2 जब रहता है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 और एंटी बॉन्डिंग ये T हो जाता है 3। इसका मतलब ये हुआ कि N2 माइनस से N2 हो जाना ये बतलाता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ गया। अब B को देखिए कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस कहाँ है? और लिस्ट में P में दिया हुआ है P। अब देखिए C2 पर 2 प्लस और B पर 1 माइनस। अब इसके लिए मैच करवाइए, तो C का ये है B। अब C को देखिए, C2 पर 2 प्लस, इलेक्ट्रॉन रह गए 10, फिर Be2 पर 1 माइनस, इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 4 दूना 8, 1 9, 9 इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर 4, 4 दूना 8, 1 9, और इसका 6 इंटू 2 12 में से 2 चला गया 10। अब यहां पर देखता ये है कि C2 का कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड मैटिक प्रॉपर्टी इज नॉट चेंज्ड। इसका मतलब कि C में जो इलेक्ट्रॉन है टोटल 10, वो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 है ना, ये सब, और सिग्मा स्टार 2s2, और ये हो गया पाई 2px और पाई 2py, चूंकि 10-10 है तो पैरामेट्रिक हो गया। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 2 2 4 5 6, 2 और 2 4, यानी कि 1 सिंगल बॉन्ड है, और वो सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, यानी C और C के बीच सिंगल बॉन्ड है 2 प्लस के साथ, और ये बॉन्ड जो है वो पाई है। यहां पर सिग्मा बना ब्रेक कर गया, सिग्मा बना ब्रेक कर गया। अब आप देख रहे हैं कि पैरामेट्रिक भी हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अब C का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अब यहां पर देखिए 9, तो 9 को अगर आप लेंगे तो यहां पर इसके लिए 1 घट जाएगा, और 1 घटेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 2 4 5, यहां पर लिखेंगे 5। अब यहां पर हो गया 0.5, 9 है 0.5 हो गया। तो C ऑप्शन में जो Q है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड मैटिक प्रॉपर्टी इज नॉट चेंज्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर जहां 1 था पहले, अब हो गया 0.5, तो डिक्रीज कर गया है, और मैटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, अब चलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 164 की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 जो इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, और इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल्स 2 डिफरेंट हेलोजन के साथ जो मॉलिक्यूल बनता है ना, वो इंटर मॉलिक्यूल हेलोजन कहलाता है, इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल कहलाता है वो। और वो 4 तरह का जो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से ये पहचानना है आपको कि इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विच डायमेराइजेस एज क्लोरीन ब्रिज डायमर, यानी क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड बना रहा हो, ऐसे मॉलिक्यूल को पहचानिए। अब आपको बता दें कि ICl डायमेराइज होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड जो दोनों के बीच है वो इंटरेक्शन ज्यादा होता है। अब चलिए Cl
F5, तो ClF5 में फ्लोरीन है सराउंडिंग में, और यहां क्वेश्चन क्या लिखा है, क्लोरीन ब्रिज होना चाहिए, तो सराउंडिंग में होना चाहिए क्लोरीन को, और क्लोरीन 3 है ऑप्शन नंबर 3 में, ICl3। अब I के साथ Cl लगाइएगा तो स्वाभाविक है कि डायमर बन जाएगा। वो क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्लोरीन अपने लोन पेयर रिपल्शन से इसके साथ ब्रीजिंग कर लेगा, यही क्लोरीन ब्रीज क्लोरीन कहलाता है। और ऐसे बॉन्ड को 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आप नहीं जानते हो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रीज क्लोरीन उसी में आएगा जिसमें सेंटर पर एक हो, और ब्रीज के रूप में बनाने के लिए क्लोरीन को सराउंडिंग में होना चाहिए एटलीस्ट 2 और मोर। तो इसलिए यहां पर 3 है ICl3, तो ICl3 ब्रीजिंग कर लेगा और उसमें ये बन जाता है ब्रीज, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड इधर से, एक का शेयरिंग करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, इसी को कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 176, और 176 में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा। आप लोगों को यह पता है कि हाइब्रिडेशन एक एटम का वैलेंस ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग है। तो उसी मिक्सिंग के बाद जो डिवीजन होता है ना, इस फेनोमेनन को कहा जाता है हाइब्रिडेशन। और जो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है हाइब्रिड, और जिसके कारण हाइब्रिडेशन हुआ है उसको कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। और अब यहां पर ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, पहचानना है कि नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट कौन है अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ओनली आर हाइब्रिडाइज्ड। अभी अभी बोले थे ना कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड। स्टेटमेंट 1 सही है। ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडेशन हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, उसे कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और वो कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं इन व्यू ऑफ एनर्जी। दूसरा भी सही हो गया। तीसरा देखिए, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट होना ही चाहिए, इसलिए यह कंडीशन भी बिल्कुल सही है। अब चलिए ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, जब 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही नजर आ गए हों तो आप माइंड सेट कर लीजिएगा चौथा जरूर गलत होगा, क्योंकि गलत ही पहचानना है आपको। यहां पर साफ पता चला कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इफेक्टिव होता ही तो हाइब्रिडेशन नाम का कोई टर्म दुनिया में आता ही नहीं। अगर हाइब्रिडेशन टर्म आ गया, इसका मतलब है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए कारगर नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता है। तो चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और आप लोगों को गलत स्टेटमेंट ही पहचानना था। 176 का सही ऑप्शन है 4, जो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये पहचानना था आपको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 179। 179 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी खास करके ऑप्टिकली एक्टिव होने का, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ क्वेश्चन पहले दिया हुआ था। बस उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और पहचानिए इसका सही स्टेटमेंट कौन है। स्टेटमेंट 1 को देखिए, कोबाल्ट के साथ इथिलीन डायमीन 3 तरफ जुड़ा हुआ है। आप लोगों को याद दिला दें कि जब ऑप्टिकली एक्टिव कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और मिरर इमेज हो बट सुपर इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए
अगर आप टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो सुन लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ दो शर्तों में होती है। पहली शर्त कि स्क्वायर प्लेनर नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इन DsP2 आ गया हाइब्रिडेशन तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द स्क्वायर। दूसरी बात कि ट्रांसफॉर्म में ऑक्टाहेड्रल नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म में ऑक्टाहेड्रल नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म का ऑक्टाहेड्रल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? तो याद रखिएगा, या तो सारे लिगेंड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो, या फिर कम से कम एक पॉलीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। कंडीशन ध्यान में रखिए, टेक्निकल पॉइंट है। तो अगर आप पॉलीडेंटेट को देखें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पॉलीडेंटेट 2 है और उसका ट्रांसफॉर्म में आने की संभावना हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। वो सीज रहेगा, सीज फॉर्म, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। शर्त है कि उसमें कम से कम एक पॉलीडेंटेट होना चाहिए। अब इसी बात को, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं इसका सही स्टेटमेंट कौन है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए तीनों पॉलीडेंटेट है। निश्चित तौर पर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, क्योंकि इसको सीज ट्रांस होने की संभावना ही नहीं है। मिरर इमेज होगा, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा इनएंशियोमर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो स्टेटमेंट 1 है ना, वो सही है। ए जो है बिल्कुल सही है। बी को देखिए सीज लिखा हुआ है, लेकिन जो इसमें इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड दिया हुआ है, इसमें कोई पॉलीडेंटेट है ही नहीं। तो जब पॉलीडेंटेट नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं। सी को देखिए, ऑक्सिलेटो आयन बाइडेंटेट लिगेंड है, तो पॉलीडेंटेट आ गया, मल्टीडेंटेट आ गया लिगेंड, लेकिन इत्तेफाक से दिया हुआ ट्रांसफॉर्म। अभी हमने कहा था कि ट्रांसफॉर्म का हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मेसोफॉर्म हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि मिलेगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसलिए सी जो है वो गलत है। डी को देखिए, सीज है बट इसमें कोई पॉलीडेंटेट है ही नहीं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ई को देखिए, ट्रांस है, पॉलीडेंटेट नहीं है। अगर पॉलीडेंटेट रहता भी ना तो ट्रांस होने के कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन हो गया? सिर्फ एक, यानी स्टेटमेंट ए, और वो कहां है? ऑप्शन नंबर 2 में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो 179 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्यों हुआ? एक्सप्लेनेशन आप अभी सुन चुके हैं। यही कंडीशन याद रखिएगा, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है और शॉर्ट लिस्टेड पॉइंट है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182 का। बड़ा ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको। कहता है एसर्शन में कि हैवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म p पाई बॉन्ड। हैवियर एलिमेंट, चलिए आपको हम बताते हैं कि हैवियर एलिमेंट होता कौन है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं ना, उसका डेंसिटी बढ़ता चला जाता है, और डेंसिटी बढ़ेगा तो हैवी होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे को आएंगे p पाई इंटरेक्शन जो है वो वीक होता चला जाएगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो ड्यू टू वीक p पाई इंटरेक्शन, इसमें p पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। स्टेटमेंट एसर्शन में जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही, डू नॉट फॉर्म p पाई बॉन्ड्स। अब यहां देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हैवियर एलिमेंट। अब हैवियर एलिमेंट ऊपर में दिया हुआ है, उसी का एक इफेक्टिव दिया हुआ है कंक्लूजन कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हैवियर एलिमेंट्स आर टू लार्ज। एटॉमिक ऑर्बिटल हैवियर एलिमेंट का, बड़े साइज वाले का, इतना बड़ा होता है ना, टू लार्ज एंड डिफ्यूज, इतना बड़ा होता है कि डिफ्यूज होने में टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, यानी कि टू यहां पर आप लोग रिमूव टू का एक लिटरेचर में, लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि अगर TOO के बाद एक और TO रहे, टू, तो ये जो टू जो है वो नेगेटिव सेंस देता है। तो यहां पर देखिएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स आर टू लार्ज, इतना बड़ा है
एटॉमिक ऑर्बिटल कि वो डिफ्यूज हो ही नहीं पाता इफेक्टिव ढंग से, इसलिए इसका स्टेटमेंट असर्शन जो है वो सही है, रीजन भी सही है। और रीजन अगर देखिए टू हैव, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है कि कैनॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। टू जो लिखा हुआ है ना वो कैनॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इसका मतलब है कि वो रीजन एक्सप्लेनेशन जो है ना वो दिया हुआ है असर्शन का। तो स्टेटमेंट दोनों जो दिया हुआ है सही है और रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एनसीईआरटी का लैंग्वेज है ये, और एनसीईआरटी के लैंग्वेज में थोड़ी सी सावधानी से पढ़नी होगी, स्टेटमेंट का पता चल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इनऑर्गेनिक का 183 क्वेश्चन नंबर जो है ना वो बोरेक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो बोरेक्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है, बिल्कुल सही है। जब आप बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखे होंगे ना तो बोरेक्स एक्चुअली है Na2B4O7 10S2। सोडियम आयन को अलग कर दीजिए और ये जो यूनिट है ना उसमें क्या है कि बोरोन के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर है इंटरनली, और इसमें इस तरह से लिंकेज है और यहां पर OH 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 OH, ये है उसका लिंकेज, ये है उसका स्ट्रक्चर। जहां 4 बॉन्ड बना हुआ है ना इसमें OH के साथ भी, इधर भी उधर भी, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यही बात याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज बोरोन पर है, इसका मतलब कि OH है यहां पर 4, तो 2 वाटर इसमें चला गया, बच गया सिर्फ 8 वाटर। यानी अगर आपसे पूछा गया कि बोरेक्स के स्ट्रक्चर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं तो भूल के भी 10 मत बोलिएगा। 10 दिख रहा है वो, बट है नहीं, वो दिखावटी 10 है। ओरिजिनल कितना है 8, ये स्ट्रक्चर बतला रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी स्ट्रक्चर से टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट ऑफ बोरोन, देखिए 4 न्यूक्लियस है इसमें, बिल्कुल सही है। बोरेक्स डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव न्यूट्रल सोल्यूशन, यही है जो गलत है, क्योंकि बोरेक्स जो है वो जब वाटर में डिजॉल्व होता है ना तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है और वो वीक एसिड बनाता है। तो जब कभी आयोनाइज होगा और स्ट्रॉन्ग बेस देगा तो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिडिक रेडिकल जो है वो वीक है। तो एसिडिक रेडिकल वीक, बेसिक रेडिकल स्ट्रॉन्ग, तो जो बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर इसमें डोमिनेट होगा। और यहाँ दिया न्यूट्रल सोल्यूशन, जो बिल्कुल गलत है। गलत की पहचान करनी थी, ऑप्शन नंबर 2 का पता चल गया गलत है वो, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही होगा। कैसे? तो मेटाबोरेट ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक, आप लोग बोरेक्स जब पढ़े होंगे ना तो एक नाम सुनेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट, और बोरेक्स बीड टेस्ट में जो बीड बनता है ना इसको हीट करने के बाद वो बीड जो है वो सोडियम मेटाबोरेट का बनता है और B2O3 का बनता है, यह है सोडियम मेटाबोरेट। और बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना वो अपना यूनिक बीड बनाता है, इसलिए कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक बीड कलर। तो इसी को कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट टर्न्स इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच सॉलिडिफाइज इनटू ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरेक्स बीड, वो है बोरेक्स बीड। यानी शुरू में बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा मोल्टन फॉर्म में और वो छोटा सा बीड बना लेगा, दाना बना देगा, दैट इज कॉल्ड बोरेक्स बीड। यानी कि चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गलत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं एक क्वेश्चन नंबर 184 का, वान डेर वाल्स फोर्स से रिलेटेड है वो। इनर्ट गैस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। असर्शन कि इनर्ट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, हर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, बस उसके टेम्परेचर को डाउन करना होगा, ये सही है। रीजन को देखिए, अट्रैक्टिव फोर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसे कहते हैं लंदन फोर्स, सुना होगा शायद।
तो लंदन फोर्स जो है ना वो इसी के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसको डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही आता है और इनर्ट गैस में ही आता है, उसे कहते हैं साइमल्टेनियस इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन होता है तो एट्रैक्टिव फोर्स तो आ ही जाएगा। इसका मतलब है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इत्तेफाक से रीजन जो है ना वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। तो स्टेटमेंट 1 ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 185 में कहता है इन और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है इनकरेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी। जब कभी किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी लो है तो समझ जाइए उसकी लैटिस एनर्जी हाई होगी, हाइयर देन हाइड्रेशन एनर्जी, इसलिए वो इनसॉल्युबल है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इन वाटर ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है ना तो वो सॉल्युबल हो जाता है, मोर सॉल्युबल, और यहां दिया हुआ लो सॉल्युबिलिटी, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है तो ये भी। अब यहां देखिए लिथियम क्लोराइड इनसॉल्युबल, लिथियम क्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है और वो दे रखा पाइरिडीन जैसे सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स पाइरिडीन में ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ना वो गलत हो गया। यहां पर हाइलाइट्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, ये बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लिथियम का हाइलाइट्स जो है वो सॉल्युबल होता है, तो इनसॉल्युबल जो दिया हुआ है ना पाइरिडीन में वो गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका 185 का क्वेश्चन नंबर और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह से सेक्शन ए का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन है 187 और 187 में असर्शन भी है, रीजन भी है। आप लोग को देखना है कि दोनों में से सही कौन। NF3 इज वीकर लिगैंड, NF3 187 का क्वेश्चन। NF3 आप लोगों को ये पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये खींचेगा अपनी ओर और ये रिपेल होगा उस तरफ, डायरेक्शन अपोजिट है, ऊपर की ओर नीचे की ओर, इसलिए डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगा। और यहां पर कहता है कि वीकर, यानी कि NF3 इज वीकर लिगैंड, बिल्कुल सही है। NF3 आयनाइजेस टू गिव फ्लोराइड आयन इन एक्वस। NF3 पोलर है लेकिन वो आयोनाइज नहीं हो पाता है F- के रूप में एक्वस मीडियम में, क्योंकि वो स्लाइटली सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, वो जिसको कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, आयोनाइज हो ही नहीं पाता है। आयोनाइज होने का टेंडेंसी आयोनिक कंपाउंड में होता है, जबकि ये बहुत बेहतर कोवेलेंट कंपाउंड है और वो आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए एसर्शन सही है, रीजन जो है वो गलत है। कहां है वो? ऑप्शन नंबर 3 में। इस तरह से आपको पहचानना होगा। अब देखिए एक आखिरी सवाल, हालांकि वो इनऑर्गेनिक का नहीं है, इनऑर्गेनिक में है लेकिन वो पॉल्यूशन वाले में है। देखिए बायोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग। Among the following oxides, identify a lung irritant that can lead to an acute respiratory disease in children, जिसको निमोनिया कहते हैं, यानी कि वो NO2 के कारण होता है। और NO2 एवरीडे लाइफ ये जो होता है ना, उसमें NO2 के बारे में बताया जाता है कि जहां पर बहुत ही डेंस पॉपुलेशन होता है ना, वहां पर ये जो NO2 का फॉर्मेशन जो होता है उसके कारण लंग्स डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। बायोलॉजी में शायद आपने पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पर 194 का सही आंसर है NO2 और वो है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसलिए इस तरह से आपने देखा कि सभी स्टेटमेंट जो भी इनऑर्गेनिक पैटर्न के हैं वो समझने में
थोड़ी सी आसानी होती है, लेकिन गौर से पढ़ने के बाद। और इस तरह से सॉल्यूशन देने से आपको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। और हम इतना बताने के बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट AITS के सॉल्यूशन के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।